वेलकम टू मोनिका ट्यूटोरियल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, कैसे समझ आए आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? कल मैंने आपको कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बताए थे। आई होप आपको समझ आ चुके होंगे वो। चलिए आज हम कुछ और प्रिंसिपल्स करते हैं। आज पहला जो प्रिंसिपल है वो है हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, द्विपहलू अवधारणा। जो हमारी सारा अकाउंटिंग सिस्टम है ना, वो हमारा इसी पर बेस्ड है। हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी हमारी ट्रांजैक्शन होती है, कोई भी हमारा इवेंट होता है, उसके दो पहलू होते हैं। क्या मतलब कि जब आप कुछ करते हैं तो उसका कम से कम दो खातों पे प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पे दो टर्म्स हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हर चीज़ को या तो डेबिट करते हैं या फिर क्रेडिट करते हैं। डी आर किसको शो कर रहा है? डेबिट को, DEBIT। ये डेबिट इसकी शॉर्ट फॉर्म है डेबिट की। ये CR क्रेडिट क्या है? CREDIT। जहाँ कहीं भी हमने क्रेडिट लिखना है या कुछ भी है, वहाँ हम क्रेडिट पूरा ना लिख के हम क्या करते हैं? CR करते हैं। डेबिट कोई चीज़ है तो उसको हम क्या लिखते हैं? DR डॉट। क्योंकि जो शॉर्ट फॉर्म्स अगर हम कहीं यूज़ कर रहे हैं तो हमें वो चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जैसा मैंने अभी बताया आपको कि कोई भी अगर ट्रांजैक्शन होती है तो उसका दो खातों पे इफेक्ट पड़ेगा। एक आप डेबिट करोगे, दूसरा आप क्रेडिट करोगे। जितना अमाउंट डेबिट में होगा उतना ही अमाउंट आपका क्या होगा? क्रेडिट में होगा। ऐसा क्यों होता है? आपने कोई सामान ख़रीदा, 200 रुपये का आप सामान ख़रीदते हो, क्या आप 200 की जगह उसको 300 दे दोगे? नहीं दोगे। क्या कहोगे आप? अगर 300 है तो 300 का ही सामान लोगे, है ना? और 300 रुपये में अगर आप क्या 350 का सामान ले लोगे? नहीं, वो शॉपकीपर आपको नहीं देगा। वो बोलेगा आपने 300 दिए हैं तो मैं आपको 300 का ही सामान दूंगा। तो मतलब क्या है कि जितना हम किसी को देते हैं बदले में हम उससे उतना ही लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हम कर सकते। तो ये जो सिद्धांत है ना हमारा, ये ट्रांजैक्शंस को इस तरीके से लिखने का, वो हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है डबल एंट्री सिस्टम। जो हम पूरी अकाउंटिंग हम करते हैं ये हमारी सारी इसी पर बेस्ड होती है, डबल एंट्री सिस्टम पर। ये हम सिस्टम यूज़ करते हैं इसके लिए जब आप आगे एक फ़ाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। जब मैंने आपको अकाउंटिंग साइकिल करवाया था उसमें एक लास्ट था कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप क्या करते हो? एक बैलेंस शीट बनती है। अभी आपको बनानी नहीं आती, धीरे धीरे आप सीखोगे। तो फ़िलहाल उसका नाम करिए कि बैलेंस शीट में जो दोनों पक्ष होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, उसमें दो होते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज़। तो एसेट्स ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज़। अब यहाँ पे एक आपकी इक्वेशन भी चलती है। वो इक्वेशन आपकी क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। कैपिटल भी तो हमारी लायबिलिटी है, मैंने आपको बताया था। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि कैपिटल हम लायबिलिटी क्यों है, क्या आपको ध्यान है? मैंने आपको कल ही करवाया था। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण, व्यवसाय के अस्तित्व की अवधारणा के कारण है, क्योंकि उसमें व्यवसाय और व्यवसाय के स्वामी को अलग माना जाता है। बिजनेस अलग है और बिजनेस ऑनर जो है, वो बिजनेसमैन जो है वो अलग है। तो इसलिए व्यवसाय की जिम्मेवारी है, बिजनेस की जिम्मेवारी है कि वो उसकी कैपिटल को वापस करेगा। तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं? लायबिलिटीज़ में दिखाते हैं। फिर मैंने अकाउंटिंग टर्म्स में आपको समझाया था कि एसेट्स क्या होती हैं। दो टाइप की मैंने एसेट्स समझाई थी आपको। कौन कौन सी हैं? एक हमारी करंट एसेट्स, CA करंट एसेट्स, और एक हमारी थी फिक्स्ड एसेट्स। जनरल सा है, उसमें और भी टाइप्स थे पर एक जनरल हम लेकर चल रहे हैं। लायबिलिटीज़ में भी हमारी ऐसे थी, करंट लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, है ना? ये थी हमारी, अगर आपको ध्यान है तो यहाँ पे उन सारी चीज़ों को आपने लेना है। तो एसेट्स ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अभी पूरा का पूरा एक नेक्स्ट चैप्टर आएगा, इसमें
कि उसमें आपको इन्हीं इक्वेशन के बेसिस पे आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से ये अफेक्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे हम आपको एक एग्ज़ाम्पल भी दे देते हैं कि एग्ज़ाम्पल में क्या है। जैसे कि देखो ये इसी में दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे लिखने की वो नहीं है हमारे पास फैसिलिटी, तो ज़्यादा हम थोड़ा बुक का मटीरियल उठाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे क्या है कि अगर कोई एक पर्सन एक्स था, उस एक्स ने क्या किया, एक्स ने 20 लाख रुपए कैश लगाए। मींस आपकी जो कैपिटल थी वो कितनी हो गई हमारे पास, 20 लाख रुपए, ठीक है। और बैंक से जो उसने लोन लिया वो कितना है हमारे पास, 5 लाख का। टोटल कितना हो गया, 20 ये 5 ये। कैपिटल हमारी किस तरफ आएगी, इसमें 5 लाख रुपए जो हमने बैंक से उधार लिया वो हमारा क्या है, लोन लायबिलिटी है, तो वो भी हमारी किस में आ गई, 25 लाख हो गई, ठीक है। तो हमारी ये जो साइड है ये कितने की होगी, हमारी 25 लाख की, है ना। अब उसने जो बिज़नेस ने पैसा लिया, ये पूंजी आई, बैंक लोन आया, उससे उसने क्या परचेज़ कर ली, एसेट्स। तो एसेट्स उसने 25 लाख की परचेज़ कर ली, तो इसका मतलब 25 इज इक्वल टू 25। समझ आ गया। तो हमें ये अकाउंटिंग इक्वेशन इस तरीके से करनी होती है। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसका इफ़ेक्ट हमेशा 2 खातों पे पड़ेगा, एक डेबिट होगा, दूसरा हमारा क्रेडिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारी आती है रेवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। वो ये कहता है कि आपको ये देखना है कि जब आपको माल की ऑनरशिप मिल गई, आपने चाहे पेमेंट किया या नहीं किया, बाद में आया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपको माल का मिल गया, ठीक है, तो माल भेजने से ही आपका उसमें क्या हो जाएगा, जब आप सामने वाली पार्टी ने आपके पास माल भेज दिया, वो आपका माना गया कि रेवेन्यू आपके पास आ गया। जनरल जो हम रेवेन्यू लेते हैं वो हम लेते हैं कि जो सेल से हमें पैसा मिलता है। तो हम यहाँ मान के चलते हैं कि अगर हमने सेल करी, हमने किसी को माल भेजा, तो हमारे माल भेजने से ही हमारी क्या हो गई, वो सेल हो गई, चाहे पैसे उसने 4 महीने बाद दिए चाहे 6 महीने बाद दिए, ठीक है। तो उसी दिन हमारी जो एक किस्म से हमारी तरफ से जो ऑनरशिप है वो हमारी ट्रांसफ़र हो जाती है। ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वो ये कहता है कि जिस टाइम पीरियड में आपको रेवेन्यू मिला है उसी टाइम पीरियड के आप एक्सपेंसेस की भी गणना आपको करनी चाहिए। अब कोई ऐसी ना हो कि आप कोई इनकम तो ले नहीं रहे और उसको तो आप अपनी इनकम शो नहीं कर रहे, लेकिन आप क्या करते हो कि आप जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको दिखाते हो भी हमारी ये इनकम कम है, ये इनकम कम है, तो गलत है ना ये चीज़। तो क्या करना चाहिए आपको, जिस साल की, जिस टाइम पीरियड की, जिन महीनों की, जिन दिनों की आपको रेवेन्यू मिला है, जिसको आपने टैक्सेबल माना है, उसी से रिलेटेड, उसी टाइम पीरियड से रिलेटेड आप एक्सपेंसेस भी शो कर देते हैं। फिर आता है कि एक होती है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। यहाँ पे उसे ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा मैनेजर है वो बायस्ड नहीं हो, वो हर चीज़ को देखे, उसके वाउचर्स देखे, हर चीज़ देखे और सही तरीके से देखकर उसकी एंट्री करे, बायस्ड नहीं होना उसको। चलिए ये तो बात हुई हमारी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या क्या चीज़ें हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन मैंने अभी आपको बताया था शुरू में कि दोनों प्रिंसिपल्स के पार्ट हैं, दोनों लगते भी लगभग सिमिलर से ही हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। क्या है, जो कॉन्सेप्ट थे वो हमारे लॉ ने अलाउड कर रखे हैं, जबकि जो कन्वेंशंस है ना, एक किस्म से हम इनको ये कह सकते हैं, दीज आर द गाइडलाइंस, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स को आपको मानना ही पड़ता है, जब आप लेन देन करते हैं तो आपको उनके अकॉर्डिंग लेखांकन करते हैं, लेकिन जो कन्वेंशंस होती हैं वो ज़्यादातर आप प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इनके लिए करते हो। कॉन्सेप्ट्स के यूनिफॉर्म नियम होते हैं और ये इतने महत्वपूर्ण नहीं होते, और ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ज़्यादातर बायस्ड का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कि कोई अगर बायस्ड होता है तो वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे अगर आप बायस्ड हो गए ना तो वो बहुत फ़र्क आपका
पड़ जाता है। और ये हर जगह एक इक्वल रूप से अप्लाई होंगे, लेकिन ये समान रूप से लागू नहीं होते हैं। चलिए, इसमें हमारी मेन 3 हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर हमारी क्या कहती है? वो कहती है कि जो व्यवसाय है, जो भी फाइनेंशियल मैटर है, उनमें जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रकट कर देनी चाहिए, वो आपको छुपाना नहीं चाहिए। आपको ओनर्स को, जो भी लेनदार हैं, हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जिनके लिए जो महत्वपूर्ण है वो उन्हें बता दो, छुपाना नहीं है। तो इसीलिए एक होती है कंटिजेंट लायबिलिटी, कि जो लायबिलिटी अचानक हो सकती हैं, हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, तो उनको भी हम नीचे नोट के तौर पे दिखा देते हैं, ताकि कल को ये ना कहे कि हमने कि ये छुपा ली थी। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी क्या कहती है? वो ये कहती है कि जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं हैं उन्हें आप रिकॉर्ड मत कीजिए। अब जैसे देखिए, अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, एक एक चीज़, एक एक छोटी से छोटी चीज़ हम लिखते हैं, है ना। अब आप क्या कर रहे हैं कि कोई बिज़नेस चला रहे हैं, एक दिन में आपके 10 कागज़ लग गए, आप उन्हें लिखोगे भाई इतने 10 कागज़ लगे, मान लो 5 रुपये के 10 कागज़ आ गए। अगले दिन फिर 15 कागज़ लग गए, तो आप क्या करोगे, 7.5 रुपये के कागज़ लग गया हमारे। तो पेन ले के आए आप, 5 रुपये का आप एक 5 पेन लेके आए, 25 रुपये के आप पेन लेके आए। तो अगर हम ऐसी ऐसी ट्रांजैक्शंस लिखेंगे तो हमारे जो डाटा है वो क्या हम उससे सही से डिसीज़न ले सकते हैं? नहीं ले पाएंगे, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसकी बजाय बेटर क्या है कि ये सारी आइटम्स करने की बजाय अगर हम सीधा ही एक कर दें कि हम स्टेशनरी में डाल दें, स्टेशनरी इकट्ठी आ गई हमारी, उसमें हमने डाल दिया कि हमारे 1 महीने के स्टेशनरी के 250 रुपये, 500 रुपये स्टेशनरी में, पता भी ये चीज़ें आ जाती हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये बात होती है। तो यहाँ पे वो चीज़ें क्या हैं कि जो भी आपकी जो आइटम्स हैं इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, उनको आपको शो नहीं करना चाहिए, और उसके अलावा वाली जो है वो आप शो कर दीजिए। लास्ट आपकी क्या कहती है? कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। इसके दोनों नाम याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है और मेरी तो बड़ी फेवरेट है। क्यों है मेरी फेवरेट ये? क्योंकि ये कहती है कि जितने भी फ्यूचर के लॉसेस हैं उनको आप काउंट कीजिए, लेकिन जो फ्यूचर के प्रॉफिट्स हैं ना, उनको काउंट मत करो। क्यों? अरे जो लाभ होना है वो तो हो ही जाएगा। जब पैसा हमें कहीं से मिलना है, आ जाएगा, हम उसका तब भी देख सकते हैं क्या कर लें। लेकिन अगर हमें लगता है कि कोई हमारा नुकसान होने वाला है, तो उसको हम पहले से रोक सकते हैं, होने से हम उसको कोशिश कर सकते हैं कि कम हो जाए। इसलिए हमें उस पर ध्यान देना चाहिए कि एकदम से नुकसान हो जाएगा, हम क्या करेंगे। अब मान लीजिए कि आप अपने घर में रहते हैं, है ना, तो आपको आग लगने का ख़तरा है या कोई बाढ़ से आपका सामान ख़राब होने का ख़तरा है, तो आप क्या करोगे? आप ये देखोगे ना, आप क्या करते हो? आप अपना सामान जो है क्या वो खुले में छोड़ के सो जाते हो? नहीं ना, खुले में छोड़ के आप कभी नहीं सोते सामान को। क्यों? और जिन दिनों रेनी सीज़न होता है उन दिनों तो स्पेशली नहीं सोते आप। क्यों नहीं सोते? क्योंकि आपको लगता है आपका सामान ख़राब हो जाएगा। तो वहाँ पे आपने कौन सी अप्रोच यूज़ करी? यही कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म। आपने जो लॉस हो सकता था, आपने उसकी व्यवस्था कर ली कि आपने उस सामान को पहले से ही अंदर कर दिया, है ना। लेकिन अगर वो सामान ख़राब नहीं भी हुआ तो आपने उसको छोड़ दिया, ठीक है, सामान ख़राब नहीं होगा तो कोई दिक्कत है ही नहीं हमारी। और ये अपने आप लाइफ में भी कर सकते हैं कि फ्यूचर में अगर हमें कोई लॉस दिखाई दे रहा है, हमारे करियर से संबंधित अगर हमें कोई लॉस दिखाई देता है कि हम पढ़ लेंगे, आप अपना अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, तो फ्यूचर में अगर आप अच्छी पढ़ाई नहीं करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप अच्छा कमा नहीं पाएंगे, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? आप पढ़ते हैं। तो आप इस अप्रोच को यूज़ करें। तो बिज़नेस में भी इस अप्रोच का यूज़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेरी फेवरेट है कि हर जगह ये भी यूज़ हो रही है। दैट इज़ कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। फ्यूचर लॉसेस को ध्यान दीजिए, और लेकिन फ्यूचर प्रॉफिट्स को आप इग्नोर कर दीजिए। तो अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा, लेक्चर मेरा आपको समझ में आ रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।